ये कहानी है शीला की, जिसके लिए उसका बेटा रिंकू ही सब कुछ था। वैसे तो रिंकू सिर्फ 3 साल का था, लेकिन फिर भी शीला को उससे बड़ी उम्मीदें थीं, क्योंकि अब बस वो ही उसके जीने का सहारा था। अरे ओ शीला, चल जल्दी, और कितनी देर है तुझे? आ रही हूं, बस आ ही गई। अब हाँ चलो दीदी। चल तो दूं, पर पहले ये बता, ये रिंकू तेरे साथ क्यों है? दीदी इसे कहाँ छोड़ूंगी? ओहो, घर पर ही छोड़ेगी और कहाँ, जैसे मैं अपने बच्चे छोड़कर जाती हूँ रोज? ना दीदी ना, मेरा रिंकू अभी बहुत छोटा है, इसे अकेले कैसे छोड़ दूं? अब ये वहां बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, सच्ची बड़ा समझदार है मेरा रिंकू। जहां बिठा दूंगी बस वहीं बैठा रहेगा। और इसका ये खिलौना भी तो है, ये सारा दिन इसके साथ ही तो खेलता है, वहां भी खेलता रहेगा। नहीं शीला, ये तेरा पहला काम है ना, इसीलिए तू ऐसी बातें कर रही है। यहाँ की मैडमों को तू जानती नहीं अभी। घर में काम वाली का आना तो मंजूर है, पर साथ में उसके बच्चे का आना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता इन्हें। अरे तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी दीदी, मैं अपने रिंकू को अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकती। अब क्या करूं मैं? तू परेशान मत हो, ऐसा कर, इसे मेरे घर पर छोड़ दे। मेरी बड़ी बेटी मीना है वहां, अपनी छोटी बहनों के साथ साथ इसे भी संभाल लेगी। लेकिन दीदी अगर ये रोया तो? बच्चे तो रोते ही हैं और फिर चुप भी हो जाते हैं। देख शीला, अब तेरा पति तो है नहीं कमाने के लिए, तो तुझे ही सब देखना होगा ना, और इसके लिए तुझे रिंकू को भी थोड़ा मजबूत बनाना होगा। शीला के पति रमेश को गुजरे अभी बस 1 महीना ही हुआ था, लेकिन इस 1 महीने में ही सब कुछ बदल गया। घर में जो भी पैसे थे वो रमेश के अंतिम संस्कार और फिर 1 महीने के खाने पीने में खर्च हो गए। अब शीला के पास खुद जाकर काम करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। भारी दिल से वो रिंकू को सविता के घर छोड़कर काम पर चली तो गई, लेकिन उसका मन काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अरे शीला, पानी कब से बह रहा है? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? माफ कर दीजिए मालकिन। काम का पहला दिन है तुम्हारा और तुम ऐसे काम कर रही हो। देखो, अगर काम अच्छे से करोगी तभी मैं रखूंगी तुम्हें, वरना नहीं मालकिन, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मुझे काम से मत हटाइए, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। अपने रिंकू के लिए मुझे ये काम करना ही है। ठीक है, अब वक्त बर्बाद मत करो और फटाफट सारा काम निपटाओ। शीला काम तो कर रही थी, लेकिन उसे हर पल रिंकू की चिंता खाई जा रही थी। उधर रिंकू का भी शीला के बिना रो रो कर बुरा हाल था। वो पहली बार अपनी माँ से इतनी देर के लिए दूर था और इसीलिए वो बस रोए ही जा रहा था। ओफो, कितना रोता है ये, शायद इसे भूख लगी होगी। सुनो, तुम दोनों जरा रिंकू का ध्यान रखना, मैं अभी रसोई से इसके लिए दूध लेकर आती हूँ। अपनी छोटी बहनों पर रिंकू की जिम्मेदारी छोड़कर मीना रसोई में चली गई और उसके जाते ही रिंकू रोता हुआ घर से बाहर आ गया। उसका खिलौना भी उसके हाथ में ही था। मीना की छोटी बहनें खेलने में मस्त थीं, तो उन्होंने रिंकू पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। 3 साल का मासूम रिंकू रोता हुआ मेन रोड पर आ पहुंचा, जहां बहुत तेज ट्रैफिक चल रहा था। वो रोते हुए बस अपनी माँ को ही पुकारे जा रहा था। फिर अचानक वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उधर शीला को जैसे ही रिंकू के गायब होने का पता चला, उसके पैरों तले जमीन न रही। ये क्या कह रही हो दीदी? कहाँ चला गया मेरा रिंकू? वो बस 3 साल का ही तो है, इतना छोटा बच्चा अकेले कहाँ जा सकता है? मैंने आपके भरोसे छोड़ा था उसे, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरा रिंकू ला कर दो, अभी ला कर दो। अब माफ कर दे शीला, मीना बता रही थी कि वो तुझे याद करके बहुत रो रहा था, शायद तुझे ढूंढने ही निकल गया वो घर से। शीला और सविता ने आसपास का पूरा इलाका छान मारा, लेकिन रिंकू उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। पुलिस स्टेशन जाकर भी कोई फायदा नहीं हुआ, रिंकू का कहीं कोई अता पता नहीं था। शीला पागलों की तरह दिन रात बस रिंकू की तलाश में रहने लगी। हालत ये हो गई कि ना तो अब उसे खाने की सुध थी और ना ही पीने की। तेरा रिंकू मिल जाएगा शीला, तू देखना, तूने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। ले अब खाना खा ले, फिर मिलकर रिंकू को ढूंढने चलेंगे। ये आलू की सब्जी है ना, मेरे रिंकू को बहुत पसंद है दीदी, इसे ले जाकर रख दो। जब मेरा रिंकू आएगा तो उसे अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाँ, ले जाओ इसे, और ये पानी भी ले जाओ, मेरे रिंकू को प्यास भी तो लगी होगी ना।
शीला के चेहरे पर कुछ अलग ही भाव थे, जिन्हें देखकर सविता घबरा गई। उसने शीला से आगे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप वहां से चली गई। रिंकू की याद में शीला ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। अब ना तो वो काम पर जा रही थी और ना ही अपने घर। बस दिन रात सड़कों पर घूमती हुई अपने रिंकू को ही आवाज देती रहती थी। ऐसे ही कई साल बीत गए और बीतते वक्त के साथ शीला की हालत और भी बिगड़ती गई। शीला, आजा खाना खा ले। देख, मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, चल जल्दी से खा ले, फिर तुझे दवाई भी तो खानी है। रिंकू, आजा, जल्दी आजा बेटा। देख, आलू के पराठे हैं। अब अपनी माँ को और परेशान मत कर। रिंकू, ओ रिंकू, देखो ना दीदी कितना बदमाश हो गया है। कब से बुला रही हूं, आता ही नहीं है। पता नहीं कहाँ जाकर छिप गया है। मेरे साथ छुपम छुपाई खेल रहा है। बस कर शीला, बस कर। पूरे 25 साल हो गए हैं रिंकू को गए हुए। होश में आ। तू मान क्यों नहीं लेती कि तेरा रिंकू अब नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा वो। क्या दीदी, कुछ भी बोलती हो आप। वो देखो, वो आ गया मेरा रिंकू। आजा बेटा, आ मेरी गोदी में बैठ जा। आजा आजा। शीला को अब भ्रम होने लगा था कि रिंकू उसके साथ है, और ये देखकर सविता बहुत परेशान थी। वो कहीं न कहीं रिंकू के खो जाने और शीला की इस हालत का जिम्मेदार खुद को मानती थी, और इसीलिए उसने कभी शीला का साथ नहीं छोड़ा। फिर एक दिन, माँ, एक बार चलकर तो देखो। ये बता रहे थे कि मालिक दिमाग के बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं। हो सकता है वो शीला मौसी को ठीक ही कर दे। लेकिन मीना, वो बड़े डॉक्टर हैं तो फीस भी तो बड़ी होगी ना उनकी। नहीं माँ, मालिक जितने बड़े आदमी हैं उतने ही भले इंसान भी हैं। इन्होंने पहले ही सारी बात कर ली है। वो शीला मौसी का इलाज मुफ्त में करने के लिए तैयार हैं। मीना जिस डॉक्टर की बात कर रही थी, असल में उसका पति उन्हीं के घर पर माली का काम करता था। मुफ्त में इलाज की बात सुनकर सविता शीला को लेकर फौरन उस डॉक्टर के घर पहुंच गई और फिर देखिए, इनकी हालत लंबे वक्त से खराब है। इन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा, और हां, मुझे इन्हें हर वक्त अपनी ऑब्जर्वेशन में ही रखना होगा। तो आप ऐसा कीजिए, इन्हें कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर ही रहने दीजिए। यहां मैं और मेरी मां रहते हैं। हम इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। डॉक्टर अनिकेत पर भरोसा करके सविता ने शीला को उनके पास छोड़ दिया, और बस यहीं से शीला के नसीब ने करवट लेनी शुरू कर दी। देखिए, अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ऐसे कैसे नहीं खाएगा? तू तो मेरा राजा बेटा है। मेरा प्यारा रिंकू है तू। ले चल, मुंह खोल, जल्दी से खोल। ये बड़ी अजीब बात थी कि शीला ने जैसे ही डॉक्टर अनिकेत को पहली बार देखा, तब से ही वो उन्हें रिंकू कहकर पुकारने लगी। डॉक्टर अनिकेत ने भी उसके इस भ्रम को नहीं तोड़ा, क्योंकि वो इसी तरह शीला की दिमागी हालत को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये बात उनकी मां दुर्गा देवी को पसंद नहीं आ रही थी। अनिकेत, तुम्हें जरूरत क्या इस गरीब औरत का इलाज करने की? ना तो तुम्हें इसके पैसे मिल रहे हैं और ना ही तारीफ, तो फिर इसके पीछे क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? नहीं मां, कुछ बात तो जरूर है। मुझे लगता है कि मैं इन्हें ठीक कर सकता हूं, और जहां तक रही बात पैसों और तारीफ पाने की, तो वो सब तो मैं पहले से ही कमा चुका हूं। इनसे तो बस मेरा इंसानियत का रिश्ता है, जिसे मैं पूरी जिम्मेदारी से निभाना चाहता हूं। डॉक्टर अनिकेत शीला का इलाज करते रहे, और शीला की हालत पहले से बेहतर भी होने लगी। वो अब अच्छे से खाने पीने लगी थी। हालांकि डॉक्टर अनिकेत अब भी उसके लिए रिंकू ही थे। फिर एक दिन, अरे रिंकू देख, मैं क्या ढूंढ कर लाई। ये देख, तेरा खिलौना। तुझे याद है जब तेरे बाबा इसे तेरे लिए लेकर आए थे? बस उसी दिन से ये तेरा सबसे प्यारा खिलौना बन गया। तू हर वक्त इसके साथ खेलता था। इस हाथी की पूंछ पकड़कर इसे ऐसे ऐसे घुमाता था तू। शीला ने जो कुछ कहा वो सुनकर डॉक्टर अनिकेत और उनकी मां दुर्गा देवी सन्न रह गए। असल में वो खिलौना डॉक्टर अनिकेत के बचपन का खिलौना था, जिसे शीला उनके कमरे से बाहर ले आई थी। हैरान करने वाली बात यह थी कि डॉक्टर अनिकेत बचपन में उस खिलौने से ठीक उसी तरह खेलते थे जैसे शीला बता रही थी। ये सब देखकर
दुर्गा देवी ने फौरन सविता को बुलवाया और फिर उससे शीला के बेटे रिंकू के बारे में सब कुछ पूछा। और फिर, अनिकेत बेटा, तुम हमेशा पूछते थे ना कि तुम्हारी 3 साल की उम्र से पहले की कोई फोटो क्यों नहीं है हमारे पास। तो आज तुम्हारे उस सवाल का जवाब देने का वक्त आ गया है बेटा। असल में तुम ही रिंकू हो और शीला ही तुम्हारी असली माँ है। 25 साल पहले तुम मुझे सड़क पर बेहोश मिले थे और तुमने उस वक्त ये खिलौना कसकर पकड़ा हुआ था। मैं तुम्हें अपने साथ ले आई और तुम्हें वो सब देने की कोशिश की जिसकी तुम्हें जरूरत थी, और तुमने भी बेटा बनकर मुझे हर वो खुशी दी जिसकी मैंने तुमसे उम्मीद लगाई। लेकिन अब समय इस माँ का है जो इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। सारी सच्चाई जानने के बाद डॉक्टर अनिकेत की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सबसे पहले जाकर शीला के पैर छुए और फिर उसे गले लगाते हुए कहा, मैं आ गया माँ, तुम्हारा रिंकू वापस आ गया, और अब मैं कभी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। शीला अपने रिंकू को गले लगाकर बस मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। ये उसके विश्वास की जीत थी जिसने उसकी बदनसीबी को खुशनसीबी में बदल दिया था। जया ने बचपन से लेकर जवानी तक बड़ी मुश्किलों भरे दिन गुजारे थे। माँ के मर जाने के बाद मायका उसके लिए पराया हो गया था, लेकिन शादी के बाद जया को ससुराल ऐसा मिला जहां उसे मायके वाले सारे सुख मिले। जया 10 साल की थी तब उसकी माँ की मौत हो गई थी। घर में दादा दादी और पिता थे, लेकिन जया को कोई पसंद नहीं करता था। जया अपने घर वालों का प्यार पाने के लिए तरस गई थी। हमने तो सोचा था कि पोता होगा, लेकिन पोती देकर इसे हमारे भरोसे छोड़ गई। अब हम इस लड़की का क्या करेंगे? ये हमारे खानदान का नाम थोड़े ही रोशन करेगी। विजेंद्र बेटा, तू दूसरी शादी कर ले। कम से कम हम मरने से पहले पोते का मुंह तो देख लें। कैलाशी और विनोद के कहने पर जया के पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ के आते ही जया के दुख भरे दिन शुरू हो गए। दादा दादी तो पहले ही नापसंद करते थे, पिता ने भी मुंह मोड़ लिया था। सौतेली माँ की पूछ घर में उस समय और बढ़ गई जब उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। 10 साल की जया को अपनी सौतेली माँ की तीमारदारी करने में लगा दिया गया। कहाँ जा रही है सुबह सुबह? दादी, मैं स्कूल जा रही हूँ। और यहाँ घर का काम कौन करेगा? हैं? तुझे भाई होने की खुशी नहीं है? चल जा, अपने भाई को तेल मालिश कर और उसे नहला धुला कर तैयार कर। छोटी सी जया बड़ों वाली जिम्मेदारी निभाने लगी। सारा दिन वो घर के बड़ों की सेवा करती रहती। सुबह 5 बजे उठ जाती और घर के सारे काम करती। किसी तरह पिता से मान मनोवल करके उसने 10वीं तक की पढ़ाई की। 10वीं पास करने के बाद, पिताजी, आगे की पढ़ाई के लिए मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके लिए पैसे चाहिए। क्या कहा? आगे की पढ़ाई करेगी? हैं? सुन विजेंद्र, इसे कॉलेज भेजने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके हाथ पीले कर दे। पढ़ाई लिखाई के नाम पर पैसे बर्बाद करेगी और ना जाने क्या गुल खिलाएगी। कहीं हमारी नाक ही ना कटवा दे। क्या? शादी? इतनी जल्दी? दादी, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मुझे पढ़ने दो। जया ने अपने पिता से काफी मिन्नतें की, जिसके बाद विजेंद्र ने उसे आगे पढ़ने की इजाजत दे दी। लेकिन वो इजाजत भी सिर्फ कहने के लिए थी। जया को अपने कॉलेज की फीस खुद जुटानी पड़ती थी, जिसके लिए वो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। एक दिन, जया कहाँ जा रही है? माँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ। अच्छा, ट्यूशन पढ़ाना तो सिर्फ बहाना है। असल में तुम्हें घर का काम करने से छुटकारा चाहिए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। कल को तेरी शादी होगी तो ससुराल वाले कहेंगे कि माता पिता ने कुछ नहीं सिखाया। चल, पहले घर के सारे काम निपटा, उसके बाद ट्यूशन पढ़ाने जाना। लेकिन माँ, अगर मैं समय पर ट्यूशन पढ़ाने नहीं गई तो मेरा ये काम मुझसे छूट जाएगा। फिर कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? पिताजी तो मुझे पैसे देते नहीं है। कॉलेज की पढ़ाई करके तुझे कौन सा कलेक्टर बनना है? हाँ, आखिर शादी के बाद तुझे ससुराल का कामकाज ही तो संभालना है। माँ, मैं ट्यूशन से आकर घर का सारा काम कर दूंगी, अभी मुझे जाने दो। इतना कहकर जया ट्यूशन पढ़ाने चली गई। सुनीता गुस्से में आग बबूला हो रही थी। बहुत पढ़ निकल गए हैं, आज इसने मेरी बात नहीं मानी। आने दो इसके बापू को।
आज ही इसका घर से निकलना बंद करवाती हूँ। जया जहां ट्यूशन पढ़ाती थी वहां कई बच्चे थे। उनमें से एक बच्ची थी गुड़िया। जया गुड़िया के घर ट्यूशन पढ़ाने जाया करती थी और बाकी बच्चे भी वहीं आया करते थे। गुड़िया के घर जया का रोज का आना जाना था। गुड़िया के घर वाले जया को बहुत पसंद करते थे। जया को तो पता भी नहीं था कि गुड़िया के घर वाले गुड़िया के चाचा रवि से उसकी शादी करवाना चाहते थे। उस दिन जब जया ट्यूशन पढ़ाकर घर लौटी तो उसके पिता विजेंद्र उसका इंतजार कर रहे थे। सौतेली माँ सुनीता ने विजेंद्र को जया के खिलाफ काफी भड़का दिया था। आ गई तू? कहाँ गई थी? पिताजी, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने गई थी। अपनी माँ के मना करने के बाद भी तू ट्यूशन पढ़ाने गई? पिताजी, कॉलेज की फीस भरनी है, इसके लिए पैसे चाहिए, इसलिए मैं ट्यूशन पढ़ाना नहीं छोड़ सकती। तो आज मैं तेरी फीस की टेंशन दूर कर देता हूं। क्या पिताजी, आप मुझे फीस के लिए पैसे देंगे? नहीं, ना तू कॉलेज जाएगी और ना ही होगी फीस की टेंशन। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। विजेंद्र ने जया का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में ले जाकर पटक दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। कान खोल कर सुन ले जया, कल तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। अब तो इस कमरे से तभी बाहर कदम रखेगी, अब इस घर से तेरी डोली ही उठेगी। जया रात भर रोती रही और अपनी माँ को याद करती रही। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गई? पिताजी तो मेरी एक नहीं सुनते, घर में कोई मुझे प्यार नहीं करता। जया रोते रोते सो गई। किसी ने उसे खाने के लिए भी नहीं पूछा। दूसरे दिन सुनीता ने जया के कमरे का दरवाजा खोला और उससे कहा, जया, लड़के वाले आते ही होंगे, तू जल्दी से तैयार हो जा। जया समझ गई थी कि अब उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। वो नहा धोकर तैयार हो जाती है। कुछ देर के बाद लड़के वाले आ जाते हैं। जया जब लड़के वालों के सामने आई तो हैरान रह गई। लड़के वाले कोई और नहीं बल्कि उसके स्टूडेंट गुड़िया के माता पिता थे, जो गुड़िया के चाचा रवि के लिए जया का हाथ मांगने आए थे। लड़के वालों ने जया को पसंद कर लिया। जया को भी गुड़िया के परिवार वाले बहुत पसंद थे, इसलिए जया ने खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कह दिया। कुछ दिनों के बाद जया की शादी रवि के साथ हो जाती है। शादी के दूसरे दिन जया सुबह 5 बजे उठ जाती है। अरे जया, इतनी सुबह क्यों उठ गई? अभी तो सुबह के 5 बजे हैं। भाभी, घर का काम भी तो करना होगा ना, सबके लिए चाय नाश्ता बनाना होगा। जया, यहाँ सब लोग सुबह 8 बजे उठते हैं और चाय नाश्ता उसके बाद ही होता है। और घर की साफ सफाई? उसके लिए हमने काम वाली रखी हुई है। तुम जाओ, जाकर सो जाओ। जया मन ही मन सोचती है, मेरा ससुराल मेरे मायके से कितना अच्छा है। यहाँ सब लोग सुबह 8 बजे सोकर उठते हैं। मायके में तो मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता था और घर के सारे काम करने पड़ते थे। यहाँ तो घर का काम भी नहीं करना पड़ेगा। जया फिर से सो जाती है। जब वो सुबह 8 बजे उठती है तो देखती है कि रवि एक ट्रे में उसके लिए बेड टी लेकर आता है। अरे, आपने चाय क्यों बनाई? मुझे उठा देते, मैं सबके लिए चाय बना देती। जया, ये चाय मैंने नहीं बनाई, बल्कि पिताजी ने बनाई है। हमेशा से सुबह की चाय पिताजी ही बनाते आए हैं, वही सबके लिए चाय बनाते हैं। क्या? पिताजी ने चाय बनाई है? मैंने तो हमेशा अपने घर में सबको चाय बनाकर पिलाई है। आज पहली बार किसी ने मुझे चाय बनाकर पिलाई है। हमें सब मालूम है जया, तुम जब यहां गुड़िया को पढ़ाने आती थी तभी तुम्हारे हाव भाव देखकर हम समझ गए थे कि तुम अपने मायके में खुश नहीं हो। और सच पूछो तो मैं मन ही मन तुम्हें प्यार करने लगा था, इसलिए हमने फैसला किया कि तुम्हें इस घर में लेकर आएंगे। अच्छा, जल्दी से चाय पीकर तैयार हो जाओ, माँ ने तुम्हें रसोई में बुलाया है। जया चाय पीकर नहा धोकर रसोई में जाती है। जया बहू, आज तेरी पहली रसोई है, खीर और पूरी बना ले। जी माँ जी। जया सबके लिए खीर, पूरी और पनीर की सब्जी बनाती है और सबके लिए नाश्ता लगाती है। सब लोग मिलकर नाश्ता करते हैं। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई है जया बहू ने, और पनीर की सब्जी तो लाजवाब है। जया बहू की पहली रसोई के लिए इनाम तो बनता है, और इनाम भी जया बहू की पसंद का होना चाहिए। बोलो बहू, तुझे इनाम में क्या चाहिए? जया ने डरते डरते अपने ससुर से कहा, अब बाबूजी, मैं बाबूजी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ।
जया को लगा शायद उसके ससुराल वाले उसे पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ हाँ, क्यों नहीं जया बहू, तुझे जितना पढ़ना हो तू उतना पढ़। पढ़ना और जीवन में आगे बढ़ना तेरा अधिकार है। कल से रवि तुझे कॉलेज छोड़ दिया करेगा। ससुराल आकर तो जैसे जया की खुशियों को पंख लग गए थे। उसकी पढ़ाई जो फिर से शुरू हो गई थी। दूसरे दिन से जया फिर से कॉलेज जाने लगी और अपनी पढ़ाई करने लगी। जया ने पहले की तरह फिर से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन कॉलेज की फीस जुटाने के लिए नहीं, बल्कि अपने शौक के लिए। कॉलेज की फीस के लिए उसे ससुराल से पैसे मिलने लगे। जया के ससुराल वाले उसकी पढ़ाई में उसकी खूब मदद करने लगे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जितने दुख मैंने मायके में सहे हैं, उसके बदले का सुख मुझे ससुराल में मिलेगा। मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। जया ने ससुराल में खूब मन लगाकर पढ़ाई की और पढ़ लिख कर एक दिन सच में कलेक्टर बन गई। जया के कलेक्टर बनने की खबर जब उसके मायके वालों को लगी तो वे जया को बधाई देने उसके ससुराल आए। बाबूजी, माँ, आप लोग मुझे बधाई देने क्यों आए हैं? आप लोगों ने तो मेरी पढ़ाई छुड़वा दी थी। आप लोग नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं। मुझे कौन सा कलेक्टर बनना था? यही कहा था ना माँ आपने। लेकिन आज मैं सचमुच में कलेक्टर बन गई, और ये सब सिर्फ मेरे ससुराल वालों की वजह से हुआ है। इनके सहयोग से ही मैं आगे पढ़ पाई और कलेक्टर बन पाई हूँ। आज एक बहू ने पढ़ लिख कर अपने ससुराल का नाम रोशन किया है। अगर आप लोगों ने मेरी सहायता की होती तो शायद एक बेटी अपने माता पिता का नाम रोशन करती। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल मिला जो मेरे मायके से भी अच्छा है। जया के माता पिता अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर वहां से चले गए। Please subscribe this channel.